नमस्कार। विक्की। जेएससी और जेपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए आज हम एक बहुत ही रंगीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विषय लेकर आए हैं, झारखंड की कला और शिल्प। जी, हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विषय की काफी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक विषय नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, ये झारखंड का एक जिंदा इतिहास है जो दीवारों पर, कागज पर, यहाँ तक कि धातु में भी लिखा जा रहा है। सही कहा। ये कलाएं सिर्फ सजावट नहीं है, ये वहाँ के समुदायों की कह सकते हैं कि आत्मा की आवाज है। तो आज हम इसी जिंदा इतिहास की परतों को खोलेंगे। हम झारखंड की चित्रकला और शिल्प कला की उन खासियतों को जानेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। लेकिन इस तरह से कि ये तथ्य हमेशा के लिए याद रह जाएं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे हर कला शैली के पीछे एक कहानी, एक समुदाय और एक पूरी जीवन शैली छिपी है। तो चलिए सबसे पहले चित्रकला की दुनिया से शुरू करते हैं। भारत की सबसे पुरानी मानी जाने वाली चित्रकलाओं में से एक से पैथकर पेंटिंग। पैथकर, जिसे स्क्रॉल पेंटिंग भी कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसका केंद्र पूर्वी सिंहभूम का अमादुबी गांव है। हाँ, जिसे अब पैथकर गांव भी कहा जाने लगा है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसके विषय। जीवन के बाद क्या होता है, आत्मा की यात्रा, गरुड़ पुराण की कथाएं, ये तो काफी गंभीर विषय हैं। हाँ। और यही इसकी खासियत है। ये कला मनोरंजन से ज्यादा जीवन के सत्य पर चिंतन करती है। अच्छा। पैथकर समुदाय के कलाकार, जिन्हें चित्रकार भी कहते हैं, वो इन स्क्रॉल्स पर पूरी कहानी सुनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। इसकी शुरुआत सबर जनजाति ने की थी, जो झारखंड की एक आदिम जनजाति है। अच्छा, तो ये कला सिर्फ दार्शनिक ही नहीं बल्कि बहुत प्राचीन भी है। बहुत प्राचीन। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये कला सिर्फ दुखी या गंभीर मौकों पर ही बनाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मकसद असल में लोगों को कर्म और उसके फल के बारे में बताना है, जागरूक करना है। समझ गया। लेकिन देखिए, विषय भले ही गंभीर हो, बनाने का तरीका बहुत सरल और प्रकृति के करीब है। कैसे? रंग पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं। पत्ते, छाल, मिट्टी, इनसे बने। और कैनवस? कैनवस के लिए पुराने या खराब कागज का इस्तेमाल होता है। और ब्रश? ब्रश वो बकरियों के बालों या फिर गिलहरी की पूंछ के बालों से बनाए जाते हैं। अरे वाह, मतलब पूरी तरह से इको फ्रेंडली। बिल्कुल। कमाल है। यानी कला का विषय भले ही गहरा हो पर उसका माध्यम धरती से ही जुड़ा हुआ है। पैथकर की ही तरह एक और स्क्रॉल पेंटिंग का जिक्र है, जादू पट्टियां। हाँ, जादू पट्टिया। नाम से ही लगता है इसमें कोई जादू है। आपने सही अंदाजा लगाया। संथाली भाषा में जादू का मतलब है जादूगर या चित्रकार। अच्छा। और पट्टिया यानी कपड़े या कागज का टुकड़ा। तो ये संथाल समुदाय के चित्रकारों की कला हुई, जो मुख्य रूप से दुमका और जामताड़ा में प्रचलित है। और क्या इसमें भी पैथकर की तरह गंभीर विषय होते हैं? विषय मिलते जुलते हैं। जीवन की उत्पत्ति, मिथक, लोक कथाएं और जीवन के बाद की घटनाएं भी। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनूठा पहलू जुड़ जाता है। वो क्या है? ऐसी मान्यता है कि अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक जादू पट्टिया चित्रकार आकर उस मृत व्यक्ति का चित्र ना बना दे। और उस चित्र में आंख की पुतली नहीं होती? बिना पुतली के। हाँ। जब परिवार कुछ दान दक्षिणा देता है तब चित्रकार उस चित्र में आंख की पुतली बनाता है। और फिर? और माना जाता है कि तब जाकर आत्मा को शांति मिलती है। अरे वाह, ये तो कला से कहीं बढ़कर एक सामाजिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान हो गया। बिल्कुल। इसीलिए इसमें उपचारात्मक और जादुई शक्तियों की बात कही गई है। समझ गया। ये स्क्रोल कितने बड़े होते हैं? ये 6 से 10 फीट लंबे हो सकते हैं और उनमें 4 से 16 चित्र होते हैं जो एक पूरी कहानी कहते हैं। तो ये कलाकार गांव-गांव घूमकर ये कहानियां सुनाते होंगे? हाँ, और बदले में चावल या अनाज जैसी चीजें उपहार में लेते हैं। तो ये तो हुई स्क्रॉल पेंटिंग, जो एक तरह से पोर्टेबल कहानी की तरह है। सही कहा। लेकिन यही कला जब घरों की दीवारों पर उतरती है तो उसका रूप और मकसद दोनों बदल जाते होंगे ना? एकदम सही। जैसे संथाल भित्ति चित्रों में। बिल्कुल। जब कला दीवारों पर आती है तो वो व्यक्तिगत से ज्यादा सामुदायिक हो जाती है। संथाल भित्ति चित्र झोपड़ियों की बाहरी दीवारों पर बनाए जाते हैं और वो रोजमर्रा की जिंदगी का जश्न मनाते हैं। मतलब इसमें गंभीर विषय नहीं होते? नहीं, यहाँ आपको प्रेम, एकता, प्रकृति के साथ सद्भाव, जानवर और इंसानों के बीच रिश्ते, नाचते गाते लोग, मतलब एक खुशहाल ग्रामीण जीवन का पूरा कैनवस दिखेगा। और इसी तरह की एक और दीवार पर की जाने वाली चित्रकारी है सोहराई। ये तो अब बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। हाँ। मई 2020 में इसे जीआई टैग भी मिला।
ये तथ्य परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से सोहराई कला मुख्य रूप से हजारीबाग क्षेत्र की कृषक महिलाओं द्वारा की जाती है। अच्छा, सिर्फ महिलाएं? हाँ, मुख्य रूप से ये सोहराई त्योहार के समय बनाई जाती है, जो दिवाली के ठीक बाद आता है। ये एक तरह से फसल कटाई और मवेशियों का धन्यवाद करने का तरीका है। और इसके चित्र भी खास होते होंगे? जी, इसमें आपको पशुओं के चित्र, खासकर बैल और हाथी मिलेंगे। प्रजनन क्षमता के प्रतीक जैसे कमल और ज्यामितीय पैटर्न देखने को मिलेंगे। सोहराई के साथ ही एक और कला का नाम आता है, कोहबर। कोहबर? स्रोत में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है कि इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से हो सकता है। हाँ, ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है। कोहबर शब्द का अर्थ है गुफा में दूल्हा। गुफा में दूल्हा? हाँ, ये कला खास तौर पर शादी ब्याह के मौके पर दुल्हन के कमरे में बनाई जाती है। ये प्रजनन क्षमता और एक शुभ वैवाहिक जीवन की कामना का प्रतीक है। लेकिन इसका सिंधु घाटी से क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा समझाइए। कनेक्शन इसकी तकनीक में है। कोबर कला में दीवार पर मिट्टी की एक गीली परत लगाकर उसके ऊपर एक और परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। फिर कंघी या उंगलियों से ऊपरी परत को खुरचकर अंदर की परत से चित्र उकेरे जाते हैं। अच्छा, खुरचकर? जी, इस तकनीक को स्क्रैफिटो कहते हैं और पुरातत्वविदों का मानना है कि इस तकनीक की जड़ें ग्रीस और सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती हैं। कमाल है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हजारों साल पुरानी एक तकनीक आज भी झारखंड के गांवों में जिंदा है। वाकई। तो सोहराई और कोहबर दोनों ही मुख्य रूप से महिलाएं बनाती हैं? जी। और दोनों का संबंध घर और अनुष्ठानों से है। ये इन समुदायों में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को भी दिखाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। महिलाएं ही इन परंपराओं की वाहक हैं। इन प्रमुख कलाओं के अलावा कुछ और जनजातीय पेंटिंग्स भी हैं, जैसे मुंडा, कुंजू और उरांव पेंटिंग्स। जी, इनमें एक समानता है, ये सभी प्रकृति से गहराई से जुड़ी हैं, लेकिन हर समुदाय इसे अपने अनूठे अंदाज में दिखाता है। जैसे मुंडा पेंटिंग में प्रकृति के साथ आध्यात्मिकता का गहरा जुड़ाव है। वे गेरो मिट्टी को चिकनी मिट्टी से मिलाकर एक खास रंग बनाते हैं। अच्छा। उनका एक आम प्रतीक है इंद्रधनुषी सांप, जो उनके आध्यात्मिक विश्वासों को दर्शाता है। और गुंजू कला? गुंजू कला सीधे सीधे संरक्षण का संदेश देती है। संरक्षण का संदेश? मतलब गुंजू कलाकार अपनी पेंटिंग्स में लुप्त हो रहे जानवरों को प्रमुखता से दिखाते हैं। उनकी कला वन्य जीवन को बचाने की एक अपील है। वे पिक्चर स्टोरी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत जरूरी काम है। और तीसरी, उरांव कंघी कट पेंटिंग। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें भी कोबर की तरह कंघी कट तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो क्या इसका विषय भी विवाह से जुड़ा है? नहीं, उरांव समुदाय इसे फसल कटाई के जश्न के तौर पर बनाता है। इसमें आपको मवेशी, पक्षी, मछली, पौधा ये सब मिलेंगे। मतलब ये अच्छी फसल के लिए प्रकृति का धन्यवाद करने का उनका तरीका है। बिल्कुल। तो देखिए, तकनीक एक जैसी हो सकती है, लेकिन संदर्भ और मकसद बिल्कुल अलग है। अद्भुत। और इनके अलावा गंजू और वैद्यनाथ चित्रकला का भी जिक्र है। संक्षेप में, गंजू चित्रकला भी गुंजू की तरह ही वन्य जीवों पर केंद्रित है और वैद्यनाथ चित्रकला देवघर में विकसित हुई है। ये पश्चिम बंगाल की कालीघाट शैली से मिलती जुलती है ना? हाँ, काफी मिलती जुलती है। इसमें कांवड़ यात्रा और शिव बारात जैसे विषयों का चित्रण होता है। इसका श्रेय कलाकार नरेंद्र पंजियारा को जाता है। तो ये थी झारखंड की चित्रकला की दुनिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शिल्प कला पर नजर डालते हैं। जी। और शुरुआत करते हैं उस कला से जिसका इतिहास हमें सीधे मोहनजोदड़ो तक ले जाता है, ढोकरा कला। ढोकरा कला वाकई में समय में यात्रा करने जैसा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। जब हम स्कूल में मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल की मूर्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो हम असल में ढोकरा कला का ही एक 4000 साल पुराना उदाहरण देख रहे होते हैं। एक मिनट, ये सोचना ही कमाल है कि 4000 साल पुरानी एक तकनीक आज भी झारखंड के गांवों में असुर, लोरा और मल्हार जैसी जनजातियों द्वारा जिंदा रखी गई है। बिल्कुल। ये तो एक जीता जागता म्यूजियम हुआ। हाँ, इस तकनीक को लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं। ये कैसे काम करती है? इसमें कलाकार पहले मोम से एक मॉडल बनाता है, फिर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाता है। उसे सुखाकर गर्म करने पर अंदर का मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और मिट्टी का एक खोखला सांचा तैयार हो जाता है। समझ गया।
फिर उस सांचे में पिघली हुई धातु, जो तांबा, जस्ता और टिन का मिश्रण होती है, भर दी जाती है। और जब धातु ठंडी हो जाती है तो मिट्टी का सांचा तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, और अंदर से मूर्ति निकल आती है। मतलब हर कृति अपने आप में अनूठी होती है, क्योंकि सांचा तो हर बार टूट जाता है। एकदम सही। और इससे सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बनती, एक बहुत ही खास उत्पाद है पैला। पहला? हाँ, ये चावल मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा। इसके अलावा गहने, बर्तन, हथियार, ये सब बनाए जाते हैं। ढोकरा की इस जटिल तकनीक से हटकर कुछ सरल लेकिन उतने ही सुंदर शिल्प भी हैं जो सीधे झारखंड के जंगलों से जुड़े हैं, जैसे बांस और लकड़ी का काम। हाँ, निश्चित रूप से झारखंड के 29% से ज्यादा भूमि जंगलों से ढकी है, तो जाहिर है कि बांस और लकड़ी यहाँ के जीवन का अभिन्न अंग होंगे। संथाल परगना और सिंहभूम में बांस शिल्प बहुत प्रचलित है। इससे क्या क्या बनता है? रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, सुंदर टोकरियां, ट्रे, बैग और यहाँ तक कि मछली पकड़ने के जाल भी। और लकड़ी का काम? स्रोत में लकड़ी के खिलौनों का जिक्र है। हाँ, काष्ठ शिल्प के लिए रांची और हजारीबाग प्रसिद्ध हैं, खासकर हाथ से बने रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों के लिए। इसके अलावा घरों के लिए खूबसूरत नक्काशी वाले दरवाजे और पैनल भी बनाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे शिल्पों की बात करते हैं जो किसी दूसरी कला या परंपरा का हिस्सा हैं, जैसे मुखौटा शिल्प। मुखौटा शिल्प का सीधा संबंध सरायकेला खरसावां के विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य से है। अच्छा, ये छऊ के लिए बनाए जाते हैं? जी, ये मुखौटे नृत्य का एक अभिन्न अंग है। इन्हें कागज की लुगदी, कपड़े, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। हर मुखौटा एक किरदार को दर्शाता है, देवता, राक्षस या कोई पौराणिक पात्र। और गोदना यानी टैटू, ये तो सिर्फ शिल्प नहीं बल्कि शरीर पर उकेरी गई एक पहचान है। बिल्कुल, गोदना एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। ये सिर्फ सजावट नहीं, ये पहचान है, सुरक्षा का प्रतीक है। और जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों जैसे यौवन या विवाह को चिन्हित करने का एक तरीका भी। लेकिन स्रोत में एक चिंताजनक बात भी है। पत्थर पर नक्काशी जैसी कुछ कलाएं अब लुप्त हो रही हैं। हाँ, ये दुखद है। घाटशिला और सरायकेला में पत्थर पर नक्काशी होती थी, लेकिन अब कारीगरों की नई पीढ़ी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा और कमाई कम है। बाजार की कमी के कारण ये कला अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। ये कला के संरक्षण और कारीगरों की आजीविका के बीच संतुलन का एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। खैर, कुछ और शिल्पों पर भी नजर डालते हैं। चमड़ा शिल्प और वाद्य यंत्र शिल्प के बारे में बताइए। हजारीबाग में जूते, बैग और बेल्ट जैसे चमड़े के उत्पाद बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें खास बनाता है उन पर किया गया पारंपरिक डिजाइन। मतलब? कारीगर उन पर सोहराई और कोहबर के रूपांकन उकेरते हैं, जिससे वे एक आधुनिक उत्पाद होने के साथ साथ पारंपरिक कला का भी एक नमूना बन जाते हैं। ये तो परंपरा को बाजार से जोड़ने का एक अच्छा तरीका है। और वाद्य यंत्र? झारखंड का लोक संगीत बहुत समृद्ध है और उसके लिए वाद्य यंत्र भी यहीं बनाए जाते हैं। स्थानीय लकड़ी, बांस, सूखी लौकी और जानवरों की खाल से केंद्र, टोहेला, भुआंग जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प शिल्प है रजाई शिल्प या लेदरा शिल्प। ये नाम मैंने पहली बार सुना। ये पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग और रचनात्मकता का एक बेहद सुंदर उदाहरण है। अच्छा। लेदरा का मतलब है पुरानी फटी पुरानी साड़ियों या कपड़ों के टुकड़ों से बनी रजाई। अरे वाह। महिलाएं इन पुरानी साड़ियों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से सिल देती हैं। ये न केवल ठंड से बचाती हैं बल्कि हर रजाई अपने आप में एक अनूठी कलाकृति होती है। वाह, ये तो सस्टेनेबिलिटी और कला का बेहतरीन संगम है। तो ये थी झारखंड की कला और शिल्प की दुनिया की एक झलक। हमने देखा कि कैसे हर पेंटिंग एक कहानी कहती है और हर शिल्प एक परंपरा को जीवित रखता है। सोहराई को मिला GI टैग, ठोकरा कला का मोहनजोदाड़ो से कनेक्शन, ये सभी बातें परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सिर्फ तथ्य याद रखना ही काफी नहीं है। किसी भी कला से जुड़े समुदाय, उसका क्षेत्र, विषय और उसकी अनूठी तकनीक के बीच के संबंध को समझना जरूरी है। सही बात है। यह न केवल अंक दिलाएगा बल्कि इस राज्य की सांस्कृतिक गहराई को समझने में भी मदद करेगा। ये सब दिखाता है कि झारखंड की असली पहचान सिर्फ खनिजों से नहीं, इन कलाओं से भी है। एकदम सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि पत्थर के नक्काशी जैसी कई कलाएं बाजार की कमी के कारण दम तोड़ रही हैं। जी। आज के डिजिटल दौर में तकनीक और नए डिजाइन का इस्तेमाल करके इन अमूल्य परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, ताकि वो सिर्फ म्यूजियम की वस्तु न बने बल्कि कारीगरों के लिए एक सम्मानजनक आजीविका का साधन भी बन सके।